नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे साल 2022 में भारत की उपलब्धियों की। तमाम यादों के साथ साल 2022 जा रहा है। नया वर्ष 2023 नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ शुरू होगा। लेकिन अगर साल 2022 के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो इस साल भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में बात 2022 कैसे बेमिसाल रहा और 2023 में कैसे इसकी उम्मीदें पूरी होंगी जो भारत ने उपलब्धियों की लगा रखी हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के सचिव डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी से। अखिलेश जी, आपका भी स्वागत है सनसेट टीवी पर। और हम बात करेंगे वीआईएफ के निदेशक डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी से। शुरुआत हर्षवर्धन जी मैं आपसे करूंगा सबसे पहले, क्योंकि अगर बात की जाए पहली आदिवासी महिला की, क्योंकि देश की जो राष्ट्रपति बनी हैं आज़ादी के बाद पहली बार देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या संदेश है इसका, क्या मायने हैं इसके? देखिए मनोज जी, मैं इसको इसी तरह से परिभाषित करूंगा कि भारत में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था और उसके बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो एक बहुत सबके मन में था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो क्या हमारे अपने, जिनको हम कहते हैं कि जो मार्जिनल सेक्शन के लोग हैं, जो पीछे छूट गए लोग हैं, क्या हम उनको वो सारे अधिकार उसी तरह से दे पाएंगे? जब हम स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो क्या उनको वो अधिकार मिलेंगे जो किसी भी नागरिक को, जिसको महात्मा गांधी के शब्दों में अगर कहें तो कहते थे कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति। जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में अगर कहें तो एकात्म मानव दर्शन या अंत्योदय जिसको वो कहते थे। आज हम ये देख रहे हैं कि भारत ने पिछले, चाहे हम इससे पहले के रायसीना पहाड़ी पर बैठे राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी की बात करें जी। या अभी द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, तो जो जिन सेक्शंस को लेकर बार बार ये कहा जाता था कि उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, तो 2022 ने एक कमाल का काम किया। और सबसे जो अच्छी बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी उन लोगों में से हैं जिनके निजी जीवन, राजनैतिक जीवन, उन सब में प्रेरणा की कई कहानियां हैं, कई ऐसे किस्से हैं जिसको लेकर आप कह सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं ना कि फॉल्ट लाइंस पर बात करें या फिर उस पर बात करें जिसने कुछ अचीव किया है, कुछ हासिल किया है। तो एक जरिया यह है कि देश की कमजोरी दिखाओ, देश को बांटने की कोशिश करो। जी। द्रौपदी मुर्मू का जीवन यह है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने जीवन में कैसे क्या कुछ हासिल किया जा सकता है बहुत सी विसंगतियों के बाद, और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने ऐसे योग्य चयन को किया जिससे आज पूरी दुनिया, और उनका वो भाषण जो कानून मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने है, वो बड़ा शानदार भाषण है जो बताता है कि कितना बड़ा बदलाव और कितना अहम बदलाव इस बार भारत में हुआ है। जी, बिल्कुल। अगर सामाजिक दृष्टि से बात की जाए तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे ये बात कही जा सकती है कि भारत ने जो अमृत काल है आज़ादी का, उसमें आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? यह एक बड़े गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रपति आज एक उस समाज से आती हैं जो कि पिछड़ा हुआ माना जाता है, और उनको एक, जैसे कि त्रिपाठी जी ने बोला, कि अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारत में जो अंतिम व्यक्ति भी है उसको अभी एक आधार जो है वो उनको अधिकार मिल सकते हैं, और इससे भारत की छवि बड़ी उज्जवल हो जाती है। और वो जो सब क्रिटिक्स हैं जो कि कहते रहते हैं कि साहब भारत में डिस्क्रिमिनेशन है, खासकर वेस्टर्न मीडिया में बहुत कुछ आजकल चलता है, तो उनके लिए एक करारा जवाब है। बट उससे भी अधिक मुझे लगता है कि एक जो हमारा भारत में इस बात का संदेश गया है कि कोई भी सेक्शन, कोई भी सेगमेंट जो सोसाइटी का है, वो उसको पूरा अधिकार मिला जा सकता है, मिलता है, और उसका कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी पद के लिए, सर्वोच्च पद के लिए भी वो एक अपनी एक आशा रख सकता है, और वो आशा पूर्ण होती है। जी। बिल्कुल। डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी बात की जाए तो एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये जैसा अरविंद जी ने और हर्षवर्धन जी ने बताया कि
पिछले कुछ वर्षों में सरकार का ये प्रयास रहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए और ये जो मनमोहन जी का राष्ट्रपति बनना तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन आप छोटे छोटे कदम और भी देखें सरकार के। जी। और मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि जैसे विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ी है। जी। सरकार का प्रयास है पिछले 8 सालों में महिलाओं का जो R&D में पार्टिसिपेशन है वो लगभग दुगना हुआ है। और आगे ऐसी तमाम इस जो योजनाएं हैं उनके तहत महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। ये 2023 की शुरुआत हम लोग इंडियन साइंस कांग्रेस का एक जो सेशन नागपुर में होने वाला है उसमें जो उसका थीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट टू वुमेन। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी शायद इससे अपना उद्बोधन करेंगे। ये दर्शाता है कि सरकार कितनी गंभीर है इस विषय के लिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए और हर क्षेत्र किया जाए। विज्ञान भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ उसका सशक्तिकरण चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 2022 की हम बात कर रहे हैं तो 1 दिसंबर को भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही G20 की अध्यक्षता मिलना, और 2023 में शिखर सम्मेलन G20 का भारत में होगा। हर्षवर्धन जी, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि भारत की कही जा सकती है। और दूसरा, 2023 में जब शिखर सम्मेलन भारत में होगा तो इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है इसका, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए मनोज जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें अभी अध्यक्षता मिल गई है। हम G20 देशों के जो समूह है उसकी अध्यक्षता के नाते बहुत सी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जी। G20 देश की अध्यक्षता मिलने से पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है, जो COP26 को, जिसको कहा जाता है कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर जो विकसित देश नहीं कर सके या उनकी जो जवाबदेही है उसको जो तय करने की बात प्रधानमंत्री लगातार कहते आए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी जिम्मेदारी कैसे तय होनी चाहिए, यानी दुनिया के जो फोरम्स हैं जिनको हम अंतरराष्ट्रीय मंचों के तौर पर देखते हैं, जिनकी अभी तक जो चर्चा, अगुवाई, लीडरशिप होती है वो G7 कंट्रीज के पास होती थी या चाइना उसमें इंटरफेयर करता था। अब उससे बाहर निकलकर पहली बार है कि दुनिया एक ऐसे देश को सुन रही है जिसको उसको बहुत पहले उसका हिस्सा, उसका हक मिलना चाहिए था, लेकिन लंबे समय से कहा गया कि तो विकासशील देश है, भारत अभी बहुत सी चीजों में पीछे है। शायद उसकी बड़ी वजह यह है कि पहली बार जो 2014 के बाद हमारी जो नीति है, विशेष करके जिसको हम विदेश नीति के तौर पर देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है, यहां तक ठीक है, लेकिन भारत के हितों के लिहाज से हम अपनी बात मजबूती से कहने से जरा सा भी चूकते नहीं। दूसरी बड़ी बात कि हमने उदाहरण के साथ सब कुछ प्रस्तुत किया है। आज हम विकसित देशों को यह बताते हैं कि आप जब कार्बन एमिशन की बात करते हैं तो जरा पहले आप अपने यहां सुधार कीजिए। यह संभव नहीं है कि आप हम लोगों को तो कहते रहे, भारत या दूसरे ऐसे विकासशील देशों को। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत जब ये सब कह रहा है कि दुनिया में चीन के प्रति जब अविश्वास बढ़ा, एक विकल्प के तौर पर दिख रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के ऑप्शन के तौर पर दिख रहा है। दुनिया में दूसरे कोई ऐसे देश नहीं है जहां पे डेमोक्रेसी भी हो और वो दुनिया में अपनी बात कह सकते हो, उदाहरण के साथ बता सकते हो। मुझे लगता है ऐसे समय G20 की अध्यक्षता ये दुनिया की समस्याओं के समाधान की तरफ भारत की अगुवाई वाली दुनिया का एक कदम होगा, शुरुआत होगी उसकी। ये हर्षवर्धन जी, G20 के साथ मैं इस बात को भी जोड़ना चाहूंगा कि दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है और उसमें भारत जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है 2022 में, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी 2022 भारत के लिए अच्छा रहा। नहीं, निश्चित तौर पर। और मैं इसमें जो IMF की फॉर्मर चेयरपर्सन रही क्रिस्टीना लगार्ड, उनका स्टेटमेंट मैं जरूर कोट करूंगा, जब उन्होंने कहा था कि देखिए दुनिया पूरी तरह से अगर अंधकारमय है तो उसमें चमकता सितारा है भारत।
अभी लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जो अभी वहां गीता गोपीनाथन उन्होंने जो कहा, उन्होंने बताया कि भारत ने किस तरह से डॉलर के मुकाबले रूपी को एक तरह से उसकी गिरावट रोकने में कैसे काम किया है, क्योंकि जिस तरह के अभी हालात है उसमें डॉलर की मजबूती बहुत सामान्य, बहुत नॉर्मल फिनोमिना है। जी। और इस सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको दुनिया की हर बड़ी कंपनी कह रही है कि जो मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत, भारत की तरक्की की रफ्तार अभी सबसे ज्यादा है, अगले वर्ष भी सबसे ज्यादा रहेगी। भारत तेजी में जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत दूसरी जो चिंताएं हैं दुनिया की, यानी जो चीन में जो चिंताएं दिखती थी, दूसरी जी। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वहां जो चिंताएं थी, उन चिंताओं को कम करते हुए अपने यहां उन सारी चीजों को कर रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया की बड़ी कंपनियों को लगता है कि भारत में हमें सब कुछ बेहतर मिलेगा जो चीन में मिलता था, साथ में लोकतंत्र है, लोगों के हितों की चिंता है। ये जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, अगर रक्षा क्षेत्र की मैं बात करूं तो रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी के साथ आत्मनिर्भर हुआ है और 2022 में कई उपलब्धियां भारत ने अपने नाम की हैं। आप कैसे देखते हैं जब हम बात रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की करते हैं? जी हाँ, भारत सरकार ने कुछ बड़े रक्षा सुधार जो हैं वो शुरू किए हैं और उसका असर अब साफ देखने को मिल रहा है। इस साल हमने आईएनएस विक्रांत, जो कि लगभग 75-76% भारत में बना है और एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको अब बनाया है और वो उसकी ट्रायल्स वगैरह चल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा और भी कई एलएसएच जैसे कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जी। जो कि भारत में जिसका निर्माण हुआ है, वो भी बना है। और उसके साथ-साथ 2 मिसाइल फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स, वो भी नेवी को मिले हैं। तो इस प्रकार से, और अग्निवीर एक नई स्कीम चली है जो कि रिक्रूटमेंट में, जो कि भारत की जो सेनाएँ हैं उनका प्रोफाइल थोड़ा-सा यूथफुल बनाएगी। इसके साथ-साथ भारत ने कई सुरक्षा डायलॉग शुरू किए हैं। 2+2 डायलॉग, जो कि भारत के यूएसए के साथ और जापान के साथ हुए हैं। कई एक्सरसाइज़ेज़ की हैं। अग्नि 3 और अग्नि 4 कई मिसाइल जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनका भी परीक्षण किए हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको किस प्रकार से सशक्त बनाया जाए, इसके तरफ बहुत बड़े प्रयास हुए हैं। जी। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत का जो इस समय सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी बिगड़ रहा है। चीन चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन के उभर रहा है। तो आत्मनिर्भरता जो डिफेंस सेक्टर में उभर रही है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और जो हम उपकरण बना रहे हैं, इसको बनाना, तेज़ी से बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो भारत इस समय आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंतर्गत जो विदेशी कंपनियां हैं, उनको भी बुलाने की कोशिश कर रहा है और उसका उपकरणों का निर्माण यहाँ होगा। तो इससे भारत की जो सुरक्षा बल हैं, वो मजबूत होंगे। और ये कैपेबिलिटी जब बढ़ेंगी, तभी हम अपने जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनका अच्छी तरह से उनसे हम निपट सकेंगे। जी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सुधार शुरू हुए हैं और इनका असर आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी कहना ज़रूरी है कि इस समय अगले 5-7 साल में जो कि हमारे पास विंडो है, उसका हमें उपयोग करना होगा और हमें अपने प्रयासों को और भी अधिक मजबूत करना होगा। जो अभी सुधारों का कार्यक्रम शुरू हुआ है, खासकर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक तेज़ी, और जो हमारे डिफेंस सेक्टर में जो आईडेक्स प्रोग्राम चले हैं, जिसमें कि बहुत सारे हमारे आए हैं स्टार्टअप्स, उनको मजबूत बनाना और उनको ऑर्डर्स देना और उनको इस प्रकार से मजबूत बनाना कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी मदद करें। जी। तो इस प्रकार के कई डायरेक्शंस हैं जिसमें कि सुरक्षा और रक्षा सुधार इस समय चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस आने वाले साल में इनको और मजबूती मिलेगी। जी, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी, अगर बात विज्ञान की जाए, स्पेस की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए,
इनोवेशन की बात की जाए तो इस क्षेत्र में भी भारत ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं 2022 में, जिसका असर हमें 2023 में देखने को मिल सकता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विज्ञान में लीडरशिप लिया है। हम 2013 में 7वीं पोजीशन पे थे विज्ञान के जो रिसर्च पेपर में। आज हम तीसरे स्थान पे हैं और हमने कंट्री जैसे रशिया, जापान, जर्मनी, इन लोगों को पछाड़ा है। इसी तरीके से PhD जो हैं उनमें हमारी नंबर बहुत आ ही गए, तीसरे स्थान पे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि विज्ञान से संबंधित है जी। वो है स्टार्टअप में। 2016 में जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप स्टैंडअप एक ये स्कीम लॉन्च किया था, हमारे पास केवल 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 85,000 स्टार्टअप हैं और नंबर 3 पोजीशन पे हम पहुँचे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा 81वां स्थान था 2015 में, आज हम 40वें नंबर पे आ गए। जी। इसी तरीके से हमने जो टेक्नोलॉजी, अभी जो अरविंद जी ने बात किया कि जब प्रधानमंत्री का ये जो आत्मनिर्भरता का एक कॉल आया इस 2020 में, तब से काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा हम लोग दें। कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो हम देश में तैयार कर सकते हैं और कौन सा टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन कर सकते हैं, मतलब बाहर से तकनीक ला करके और हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया करें, मैन्युफैक्चरिंग करें और एज वेल एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जी। इस क्षेत्र में जो बदलाव आ रहे हैं उससे आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी, साथ साथ इसका कई और आयाम है। इससे नए जॉब क्रिएट होंगे, ज़्यादा सशक्त होंगे, हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा सशक्त होंगी और ख़ास तौर से जो स्टार्टअप अगर ज़्यादा मजबूत होंगे तो उसकी वजह से युवाओं में एक नया जोश आ रहा है। जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी अरविंद जी ने बताई कि जो स्पेस और DRDO इन डिफेंस और स्पेस में एक बदलाव जो आया है वो सरकार की एक नई नीतियों से आया है, जहां प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ रही है। जी। आज की डेट में 70 के आसपास स्टार्टअप हो गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास, इसरो के पास। और ये क्या कर रहे हैं, ये सरकार के साथ मिल करके, यानी इसरो के साथ मिल करके और उनकी ही बनाई हुई स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी को ये मार्केट कर रहे हैं। और आपने सुना ही होगा इस साल जो हमारा जो कमर्शियल रॉकेट गया तो उसका परिणाम यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह के काम हो रहे हैं जिसमें कि, और इससे आगे चल करके हमको कमर्शियल एडवांटेज बढ़ेगा। इंडिया विल बिकम ए हब वेयर दी कंट्रीज़ जो हैं वो आएंगे और बहुत से इस कमर्शियल वेंचर के थ्रू हम लोग उनके रॉकेट्स को यहाँ से लॉन्च कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव जो आया है वो सरकार की नई नीतियों की वजह से आया है। जी बिल्कुल, विज्ञान के क्षेत्र में भी तमाम सुधार और बदलाव देखने को मिले हैं 2022 में। लेकिन हर्षवर्धन जी, अगर बात स्टार्टअप यूनिकॉर्न की जाए तो उसमें भी भारत ने अच्छी खासी ऊंची छलांग 2022 में लगाई है। अगर रिकॉर्ड निर्यात की मैं बात करूं तो वो भी एक उपलब्धि बड़ा पहलू रहा है भारत का। इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि ये भारत की उस प्रतिभा को, क्षमता को दिखाता है जिसको हम बहुत पहले से कह रहे थे। और हम लोग ये चाहते तो थे लेकिन शायद उस तरफ तैयारी नहीं हो पाई थी। हम जब ये कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो गया, भाई हमारा आदमी है बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा, हमारे संस्थानों से निकला, दुनिया में गया और वहां बड़ा अच्छा एक बड़ी अच्छी कंपनी चला रहा है, तो लोग कहते थे कि इकोसिस्टम नहीं उसको मिल रहा है। यानी जो वो करना चाह रहा है उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जो वो करना चाह रहा है उसको सरकार की पॉलिसी में मदद नहीं है, जो वो करना चाह रहा है उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सारी चीजें पिछले कुछ वर्षों में भारत में तैयार हुई। आज जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन गया, अब सरकार ने बजटरी सपोर्ट दिया, 3 साल तक उनको टैक्स से फ्री कर दिया, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे यहां दुनिया की सबसे तेजी से यूनिकॉर्न बन जाती है, यानी 7,000 करोड़ की कंपनी बन जाती है, और वो नए नए लड़के लड़कियां अचानक कोई एक आइडिया लेकर आते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से वो सबसे अच्छी कंपनी चलाने लगते हैं। और अमेरिका और चीन
हमने चीन को पीछे छोड़ा, हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। दुनिया की जो सबसे तेजी से स्टार्टअप इकोनॉमी अगर उभरती हुई है तो वो भारत नंबर 1 पे पहुंच गई, सबसे तेजी से। मैं कह रहा हूं दुनिया के सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज जो हैं अगर वो इंप्लीमेंट में आ रहे हैं तो वो भारत में हो रहे हैं। यानी एक तो ये कि हमारी अपने टैलेंट, दूसरा ये हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी, तीसरी चीज हमारा इकोसिस्टम, और जो सबसे बड़ी बात कि हम दुनिया के सारे प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे एक चीज की चर्चा कम होती है, 5G का हमने लॉन्च किया, अभी वो टाइम लगेगा, अभी 2023 तक पूरी तरह से एक्टिव होगा, क्योंकि आपने लिखा है इसमें कि क्या आगे होगा 2023 में। ये जो कुछ हमने 2022 में अभी तैयार किया है, हम जिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हम 2023 में 5G टेक्नोलॉजी पर जाएंगे तो हमारे जो यूनिकॉर्न, जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो रहे हैं, उनको कितनी मदद मिलने वाली, हमारे जो किसान हैं जिनको इन आइडियाज से मदद मिलेगी टेक्नोलॉजी के जरिए, उनको हम कितनी मदद देने वाले हैं, ये हम देखेंगे। और जब हम कहते हैं कि हम निर्यात कर रहे हैं, तो हम रक्षा क्षेत्र में भी निर्यात कर रहे हैं, जो बड़ी कमाल की बात है और जिसकी चर्चा मुझे लगता है कि बार बार की जानी चाहिए, क्योंकि भारत ने तय करके अपने काम की चीजें, क्योंकि पहले हम सीधे हथियार खरीद लिया, वो वैसे ही जो कहते हैं ना कि जो इस्तेमाल किया हुआ था वो हमें दूसरे देश बेच देते थे। अब हम एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हथियार लेते हैं, जहाज लेते हैं, और उसके साथ कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करो, हमें बताओ कि ये किस तरह से बना हुआ है, जिससे कि हम अगली बार उसको खुद बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत होगा। रक्षा मंत्रालय ने करीब करीब 150 ऐसी वस्तुएं हैं जिसको तय किया कि हम बाहर से नहीं मंगाएंगे। डीआरडीओ ने बहुत इस मामले में शानदार काम किया। तो मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच है कि भारत में अच्छा कारोबार का माहौल तैयार हो, चीन के विकल्प के तौर पर हम खड़े हों, हमारी प्रतिभा दूसरे देशों में जाने के बजाय यही कंपनी तैयार करे, दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं जिनको दुनिया में मंदी दिख रही है, तो एक विकल्प के तौर पर भारत दिखे, और भारत सरकार बिजनेस करने की बजाय बिजनेस पॉलिसी के तौर पर उनको सपोर्ट करे। मुझे लगता है कि ये पूरा एक चित्र है जो भारत में 2022 में दिखा। इस पर हम 2023 में अगर आगे बढ़ सके तो यकीन मानिए हम तीसरी अर्थव्यवस्था जो अभी अनुमानित समय बताया जा रहा है उससे भी पहले बनने में कामयाब होंगे। हर्ष जी, 2022 में मैं आपसे आर्थिक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2022 आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए काफी उपलब्धि वाला रहा है। जैसे पहली बार भारत का व्यापारिक निर्यात जो है वो एक वित्तीय वर्ष में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, एक बड़ी उपलब्धि है। आप कैसे देखते हैं? देखिए ये मतलब इसी को जो मैंने बात कही उसी को थोड़ा सा आगे अगर मैं बढ़ाऊं, दुनिया भर में चाइनीज वायरस के समय ये बड़ा संकट था कि कैसे वो अपने जो इंटरनेशनल मार्केट से उनको बचा के रखें। भारत की सरकार ने जहां मंदी थी, जहां कमजोरी थी, उन बाजारों के अलावा नए बाजार तलाशे। जब यूरोप और अमेरिका में मंदी थी तो कैसे दूसरे बाजारों को हम टैप कर सकते हैं, वहां अपने जो उत्पाद है उनको बेच सकते हैं, उस पर काम किया। बाकायदा विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच में समन्वय से ऐसी चीजें तय की गई, और यहां हमारी कंपनियां कैसे दूसरे देश में जाए, साथ में दूसरे देश की कंपनियां कौन सी हमारे देश में आ सकती हैं, और जो कंपनियां भारत में आ रही हैं उनके साथ भी बहुत उनको सहूलियतें हैं, उनको पीएलआई स्कीम के तहत मदद है। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो अभी 14 सेक्टर्स में की गई है, ये कमाल करने वाली है। ये दुनिया भर में चीन के विकल्प के तौर पर भारत को मजबूती से 2023 में खड़ा करती हुई दिखेगी। और इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे कहें, जिसकी राजनीतिक तौर पर खूब गुजरात चुनाव के समय में चर्चा हुई, जब फॉक्सकॉन वेदांता गुजरात में आया तो लोगों ने कहा कि अब आगे, अब लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया कि विस्ट्रॉन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो टाटा खरीद लेता है। यानी हमारी कंपनियां वो दुनिया की उन कंपनियों को खरीद रही हैं जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में आती थी। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट वो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन बनाती है। भारत में वो असेंबली लाइन उन्होंने जो लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं उसकी तैयार कर ली। पहले सिर्फ आईफोन 5 ही बना, उसके बाद फिर दूसरे प्रोडक्ट आए, और अभी लेटेस्ट जो आईफोन है वो भारत में बनता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि कैसे 2 से 80 कंपनियां हो गई, अब 100 के ऊपर कंपनियां हो जाती, कैसे हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सैमसंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा ओएलईडी का प्लांट है वो नोएडा में लग जाता है। तो जब हम इस तरह की चीजें होते हुए दिखते हैं तो वो आंकड़ों में निश्चित तौर पर दिखेगा। लेकिन अगर मैं बात 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र की नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। डॉक्टर अखिलेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने दुनिया को वो करके दिखाया जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी, खासतौर से कोविड के समय में।
आप कैसे देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की ये थी कि कोविड के दौरान हमने इतने कम समय में वैक्सीन अपनी खुद बनाई, और न केवल बनाई, अपने यहाँ लोगों को भी दिया और दूसरे देशों को भी दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज 90% हर्ड इम्यूनिटी भारत में है। उसका पूरा श्रेय जाता है कि इतना वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया गया कि आपने पूरी जितने भी अपनी पॉपुलेशन को कवर कर लिया। आज नया वेरिएंट आ रहा है और दुनिया में इसकी हड़कंप मची हुई है, चाइना स्ट्रगल कर रहा है, भारत में भी इसका असर आएगा, लेकिन चूँकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी बहुत हाई है और ये इसका जो वैक्सीनेशन का इतना प्रोग्राम की वजह से, तो इसका जो खतरा है वो हमने कम कर दिया है। जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके इस क्षेत्र में रही है। आपके जो जिस तरह का हमारा काम रहा है, तो ये स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत ने, और उसके अलावा भी हमने जिस तरह का प्रोटेक्शन प्रोग्राम किया, हमने मास्क खुद बनाए, हमने पीपीई सब खुद बनाए, ये सब भारत का ये भी दिखाता है कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं इन सब चीज़ों में। जी, जाहिर सी बात है, चाहे बात शिक्षा की हो, विज्ञान की हो या स्वास्थ्य की हो, भारत ने लगभग हर क्षेत्र में 2022 में बेमिसाल दुनिया को करके दिखाया और कई उपलब्धियां हासिल की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाला जो 2023 का साल है वो और उम्मीदों से भरा होगा, नई उपलब्धियों से भरा होगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। साथ ही आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं संसद टीवी की तरफ से।